क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, चले हम लोग अपना लेक्चर ओके स्टार्ट करते हैं, बाकी जैसे आते जाएंगे तो ऐड होते जाएंगे। आज का जो लेक्चर है बेसिकली आपका क्वाइट लेंथी बट क्वाइट इजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको आप कह दें कि आपने अगर बाकी तो थ्योरी थी आपकी, बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं आप, लेकिन जो ये चैप्टर जो आपका है ना बेसिकली ये आप कह दें ग्राउंडिंग है, बेस है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में आपने पहले जैसे आपने बिजनेस फाइनेंस में बताया था, आपने पढ़ा था, बट हम अगेन इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखते हैं और न्यूमेरिकली। ठीक है, इसकी असाइनमेंट्स में आपको कंप्रीहेंसिव एक असाइनमेंट दूंगी जिसकी आपने क्या करना होगा मुझे मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास फ्राइडे को है, फ्राइडे को नहीं आप मंडे तक का टाइम ले लेंगे। ठीक है, मंडे को आप मुझे सबमिट करवाएंगे क्योंकि ये लेंथी है और मैं ये समझाने के बाद आप लोग अपनी बुक के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो मैं डिवाइड करूँगी, सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू अगर किसी एक को दिया तो सेकंड टू नेक्स्ट को मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे बच जाएंगे उसको फिर मैं अपने पास से दूंगी। तो इस तरह से हर बच्चा जो होगा वो 2-2 3-3 न्यूमेरिकल करके भेजेगा और फिर हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में आपकी इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं, चाहे वो मिड टर्म है चाहे वो फाइनल टर्म है, चाहे इन फ्यूचर आप फाइनेंस की फील्ड में जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा चैप्टर है कि नॉट फॉर ओनली नॉट मैं अगर कहूँ कि फॉर द सेक ऑफ कि आपको एक चैप्टर पढ़ें न्यूमेरिकल की है दैट्स ऑल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कोई भी आप बेसिकली कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें, बट एक स्पेसिफिक नाम एक टर्म देना वो हमें पता नहीं होता, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, इसका बेसिक आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, बेसिक आइडिया ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, बेसिक आइडिया जनरेट इसका कब हुआ, कैसे हुआ, एक एग्जांपल से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, द कोर क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंस। Congrats, you have won a cash prize. ठीक है, if you have won a cash prize, there are two optimal optional payment schedule. ठीक है, अगर आपका कोई प्राइज बॉन्ड निकलता है, ठीक है, या आप का वैसे कोई लकी ड्रा में पैसे निकलते हैं और आपको ऑप्शन दी जाती है कि यू हैव टू रिसीव अ लम सम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख नाउ। ठीक है, कि आप अभी जो है 1 लाख रुपये जो है वो रिसीव कर लें, और अदरवाइज यू हैव टू रिसीव ₹1 लाख इन अ 5 ईयर, या आप नेक्स्ट 5 ईयर में उसको रिसीव कर लें। विच ऑप्शन वुड यू चूज़, तो आप कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन एक वर्ड यूज़ करती हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आपके सामने पेमेंट हो और आपसे कहा जाए कि आप पेमेंट अभी ले लें या आप इसको अभी रहने दें, इन फ्यूचर आपको मिल जाएगी। अगर इन फ्यूचर आपको ये हो तो ये हो कि 1,10,000 मिलेगा या 1,01 रुपीज़ ही मिलेगा, कोई कोई इंसेंटिव हो कि इन फ्यूचर हमें ये जो पैसे मिलने हैं हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो फिर क्या हुआ, आप फ्यूचर को प्रेफर कर लेते हैं। बट बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टर्स, उनका जो होता है वो ये होता है कि इन फ्यूचर में कलेक्ट ना किए जाएं। द रीज़न इज़ दैट कि समटाइम्स जो इकोनॉमी की कंडीशंस है वो अप्स एंड डाउन उसमें हो सकते हैं, मे बी डिले हो जाए, मे बी इन फ्यूचर मिले ही नहीं हमको। तो इस तरह के जब सिनेरियोज बनते हैं, तो इस तरह के सिनेरियोज में इन चीज़ों से बचने के लिए तो इन्वेस्टर्स क्या करता है कि उन प्रेफर यही करता है कि वो जो मनी कलेक्ट करनी है वो करंट एट द स्पॉट ही कर ले। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सिनेरियोज बनते जाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं इन फ्यूचर ही की जाए। ठीक है, तो डिपेंड कि किस तरह की साइकोलॉजी है इन्वेस्टर्स की, ये कितना अच्छा उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है बैक पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दी थी, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आपकी ये प्रोस्पेक्ट होता है कि हमें 1 ईयर्स के बाद 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 9% मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपने आज प्लॉट लिया, इन फ्यूचर्स उसकी वैल्यूज बढ़ जाएगी, तो किस तरह से आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू को सिक्योर करते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू बट आल्सो द फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ वी कैन सिक्योर अवर मनी। ठीक है, एंड
decrease the risk which is related to their security. तो उसके रिस्क का जो लेवल है उसको डिक्रीज किस तरह से करना है, और हाउ वी कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट, और इंक्रीज प्रॉफिट को मैक्सिमम किस हद तक इंक्रीज करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ, या विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, या विद इन द टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए। तो हम ये कह सकते हैं इन सिंपल टर्म में हम कहें द कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट मनी टूडे इज ऑलवेज बेटर देन मनी टुमारो। जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई कि उनका कुछ का प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि इन फ्यूचर ली जाए अगर उसमें कोई इंसेंटिव नज़र आ रहा है, लेकिन 90% जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोस्पेक्ट यही होता है कि आज जो चीज़ मिल रही है वो ले लो, कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट किया। बेसिक जो हमारा फोकस है इस चैप्टर में वो न्यूमेरिकल के ऊपर है। वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट क्यों करती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं कि हम ये पैसे जो हैं इन फ्यूचर कलेक्ट करेंगे, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता कि आपको फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कंपनी बंद हो सकती है आपकी, स्पेशली तो अगर कंपनी बंद होगी तो आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू कैश इनफ्लोज ऑफ द कंपनी एज दे आर हाईली अनकंट्रोलेबल। ठीक है, कैश इनफ्लोज आते जा रहे हैं, कैश आउटफ्लोज होता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल कंपनी है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज में, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आप ट्रस्ट नहीं करते कि इन फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद है इन्फ्लेशन इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी एज डॉलर टू, जैसे डॉलर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती है, अगर फॉर एग्जांपल डिसाइडेड ये है कि जो पेमेंट आपको मिलेगी विद द मार्केट रेट मिलेगी, तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट क्या होता है कि मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती रहती है विद द फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो इससे क्या होता है, इस चीज़ से बचने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, यू हैव टू कलेक्ट मनी एट दैट डे। कंजम्पशंस प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल जनरली प्रेफर करंट कंजम्पशंस टू अ फ्यूचर वन। जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं तो आप इस तरह काफ़ी बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, या आप कह लें शेख कह लें, ठीक है, जो कंजूस वही कर सकता है। इसके अलावा जो 90% लोगों की परसेप्शन होती है वो यही होती है कि जैसे ही आपके पास पैसे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आप कंजम्पशंस कर लें, ठीक है, उसको कंज्यूम करें, जो चीज़ें ज़रूरत की उसको परचेज़ करें, चाहे नीड ज़रूरत की परचेज़ करें बट उसको कंज्यूम करें आप। ठीक है, ये ना हो आपके पास पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को आप दबाते जा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे, तो ये परसेप्शन नहीं होती। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वेस्टर्स कैन प्रॉफिटेबली यूज़ मनी रिसीव टूडे बाय इन्वेस्टिंग इट इमीडिएटली। अगर उसको फ़ौरन से मनी मिल जाएगी तो वो किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसे क्या होगा, उसको लॉस होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, इस पीएचडी के एग्जांपल मैं अक्सर देती होती हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर ली है, कुछ लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। अब जो पीएचडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने 2017 में स्टार्ट की पीएचडी। एक स्टूडेंट है उसने 2020 अभी इसमें कंप्लीट कर ली, ठीक है, और बाकी जो है उसने भी कंप्लीट करनी है, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड के 2 years मोर उसको लग जाएंगे। तो 2 years मोर का मतलब है कि 2 सालों में मजीद पीएचडी होल्डर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उनका जो कंपटीशन है वो मार्केट में टफ हो जाएगा। उनकी जो कहा जाए मार्केट में एक डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टाइम गुजरने के साथ साथ। तो अगर टाइम पे एक चीज़ मिल जाए, अगर टाइम पे आप जो है वो पीएचडी कंप्लीट कर लें, तो क्या होगा, मार्केट्स में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप, जैसे आप हैं, आपने बीबीए कर लिया, बीबीए के बाद आपका नेक्स्ट प्रीवियस बैच है, अगर तो आप एडजस्ट हो गए हैं अपनी टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, विद इन 1 year 2 years, तो फिर तो आप ठीक है, आप एडजस्ट हो गए। लेकिन नहीं हो पाते तो आपसे प्रीवियस भी इतने बीबीए जो है स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इतने जब बीबीए स्टूडेंट्स इकट्ठे प्रोड्यूस होंगे तो फिर आपकी वैल्यू कहाँ पे, अपनी वैल्यू कहाँ पे क्रिएट करनी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली ये बताता है कि कोई भी चीज़ जब आप करें तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना, तो वो क्या होती है, टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इन फाइनेंस में कौन से हैं। अलाउ इन्वेस्टर्स टू जस्ट कैश फ्लोज फॉर द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये किस तरह से आप वक्त गुजरने के साथ साथ कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को मैनेज करते हैं। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल के साथ, किस तरह से हम लोग बजटिंग करते हैं। अभी सिर्फ आप इसको एक की पॉइंट या की टर्म्स के तौर पर देख लें कि इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंस की। अप्लाइड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेशंस, किस तरह से हम लोग फ्यूचर्स वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे फ्यूचर वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, और कौन कौन से मेथड हैं इनके, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 2 में बेसिकली हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट का। अगर आपने बैंक में 10,000 जमा करवाया है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि 1 years के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7%, तो
7% आप उसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और क्या फार्मूला है उसके पीछे, क्या सिनेरियो उनका पीछे होता है। और अगर कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें फॉर 2 ईयर्स के लिए, तो उसके पीछे क्या सिनेरियो होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है क्या। इंटरेस्ट रेट कंपनसेशंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिकली वो क्या करता है, कंपनसेट करता है टाइम को, क्योंकि इट्स लिंक टोटली लिंक विद द टाइम, ठीक है, 1 ईयर। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट है। 3 तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल। बोलो 50,000 आप 10,000 आपने बैंक में सबमिट करवाए, तो बैंक क्या करेगा, 10,000 का 7% लेके आपको पे कर देगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंडिंग मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। तो जब मोर देन 2 ईयर्स की बात होगी, तो हम लोग ये करेंगे, 1 ईयर्स में आप क्या करेंगे, 10,000 का 7% लेंगे, जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, जो उसका आंसर आएगा उसको 10,000 में ऐड करेंगे। अज्यूम करते हैं कि आंसर आया 70, तो 1070 नेक्स्ट अमाउंट होगी, तो 1070 का आप 7% लोगे, फिर उसके ऊपर उसको फिर 70 को ऐड करोगे। इस तरह से कंपाउंडिंग करते जाओगे। पिछली इंटरेस्ट की अमाउंट में अगली इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है। अभी इसको बस आप समझे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। न्यूमेरिकल पे हम लोग जब आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इफेक्टिव इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर एडजस्टिंग और द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो किस तरह से आप क्या करते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर आपको इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं मिलता, डिफरेंट मिलता है, तो फिर उसका क्या सिनेरियो है, किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। और मैं आज आपको अलाउ कर रही हूँ कि न्यूमेरिकल में जहाँ भी जिसको इशू है, सिदरा स्पेशली आपको, तो आप फ़ौरन से वहीं पे मुझसे पूछें, ठीक है। बजाय इसके मैं ख़त्म कर लूँ, फिर टाइम कम हमारे पास बचता है, थोड़ा कर लें, अच्छे तरीके से कर लो, और अगर ये क्लियर आपको हो गया तो आगे आपकी बेस बनती जाएगी, ठीक है। हम आगे मूव करने लगे हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। अब सिंपल इंटरेस्ट में ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, एस आई यहाँ पे शो करा है सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। पी डिपॉजिट टू डे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ बैंक में सबमिट करा दिया। इंटरेस्ट रेट पर पीरियड आपको पर ईयर्स का इंटरेस्ट रेट अज्यूम 7% देना पड़ता है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो 4 ईयर्स के लिए मिलना है, 3 ईयर्स के लिए मिलना है, 2 ईयर्स के लिए मिलना है, तो यहाँ पे आप वो 2 लिख देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस फार्मूले को समझे, आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के ऊपर। अज्यूम that you deposit rupees $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years, ठीक है। आप 1,000 रुपीज सबमिट कराते हैं बैंक अकाउंट में, बैंक आपको उसके अल्टरनेट 7% इंटरेस्ट पे करता है, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। वट इज द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपका जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। सिंपली आस्किंग इंटरेस्ट, ठीक है, नोट द अमाउंट की बात अगर करते हैं तो फिर हम अमाउंट भी बताते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे उनका इंटरेस्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप इसको 1,000 है टोटल अमाउंट थी, उसका 7% लिया 2 ईयर्स के लिए, फार्मूला जो हमारे पास गिवन था, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डॉलर क्या आ गया, 170। अब अगर हमसे उन्होंने अमाउंट पूछी होती तो हम इस क्या करते, 1,000 के अंदर इस 140 को ऐड कर देते, तो आंसर आ जाता 1,140, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आप कितना इंटरेस्ट सेकेंड ईयर पे करेंगे, 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा आपको, क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बैंक के पास, वो आप कैलकुलेट करें। क्वेश्चंस के सिनेरियो को समझना है कि क्वेश्चन का पर्पस क्या है, निकालना क्या है, विड्रॉ क्या करना है। जब इस सिनेरियो को आप समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब मैं जैसे पीछे की तरफ ही आ जाती हूँ, यहाँ पे देखें 2 ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए मैं 1 ईयर्स का अलग कैलकुलेट करती, फिर 1 ईयर्स का कर लेती, फिर दोनों को प्लस कर लेती। अब 1 ईयर का जब मैंने कैलकुलेट किया तो अज्यूम जैसे मैं 1 ईयर का करती हूँ तो यहाँ पे 70 आंसर आना था, क्योंकि 140 है, 140 अगर 2 ईयर्स का है तो 1 ईयर्स का कितना आएगा, 70। तो मेरे पास 70 आ गया। अब मेरे पास जब 70 आया तो मैंने 1070, अब मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब 1070 पे फिर मैं करूंगी 0.072, ठीक है, 2 की जगह 1 आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 70। तो फिर आप क्या करोगे, 1070 में 70 मजीद ऐड करोगे तो 1140, इस तरह से कंपाउंडिंग हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप एक ही दफ़ा इंटरेस्ट कंबाइन काउंट कर लेते हैं।
एक ही जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर काउंट करते हैं। जबकि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि 1000 में आपने पहले 2 ईयर्स का लिया, फिर उसके बाद अगर 2 ईयर्स का है तो जो टोटल अमाउंट क्या बनी 1140, फिर इसका 2% लेंगे, फिर उसका अमाउंट में ऐड करेंगे, फिर 2% लेंगे, कंपाउंड होती जाएगी पिछली इंटरेस्ट की अमाउंट, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है आप सिर्फ उसी के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहली बार जब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग जाते क्यों हैं, ठीक है। तो बेसिक पर्पस को बेनिफिट होगा तो हम जा सकते हैं ना, अगर हमें कोई बेनिफिट नज़र ना आए तो वी आर प्रेफर के सिंपलिसिटी, सिंपल वे से हम लोग अपनी इनकम को कैलकुलेट करें और देखें कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक तो उसका बेनिफिट जो होता है ना वो ये होता है कि जैसे आप लोग कोई चीज़ें मार्केट में जाते हैं, एक का चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेन लिया आपको 20 का मिला, जब आप वही पेन 5 लेते हैं तो वही पेन आपको 18 रुपीज़ का पड़ जाता है। कंपाउंडिंग में ना इकट्ठा इकट्ठा कंबाइन करके जब आपने लिया, तो यही कंसेप्ट जो है ना कंपाउंडिंग का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट ये है कि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है, वहाँ पे अगर आपको अमाउंट इंटरेस्ट रेट की मिल रही है 1140, तो यहाँ पे हो सकता है 1145 मिल जाए, ठीक है, 48 मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसका ये बेनिफिट है कि आपको इंटरेस्ट की अमाउंट जो है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी बेहतर मिल जाती है। अच्छा, इसमें अब हम लोग बात करते हैं यील्ड, हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर होल्डर्स। इसमें आप लोग क्या करते हैं, वही बात जैसे मैंने आपको भी बताई कि जो अगर वहाँ पे 1140 रिटर्न होता है तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट आपको हायर रिटर्न जो है ना वो रिसीव होता है। उसके बाद है कंबरसम्स ऑफ द बॉर्वर्स। आप क्या करते हैं, आपके जो बॉर्वर्स हैं, इसको मेडिकल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इस पॉइंट को भी आप फिलहाल के लिए रहने दें, न्यूमेरिकल करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है मेक बोरोवर्स टू द मोर अडेयरेंस टू देयर पेमेंट स्केड्यूल, इसको भी छोड़ दें अभी, आ जाए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं, फिर हम वापस इस पॉइंट पे आएंगे। चलें, अब यहाँ पे देखें आप, अज्यूम दैट यू डिपॉजिट $1000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर 2 ईयर्स। सेम वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन सिनेरियो क्या यहाँ पे बना, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था तो हमने सिंपल 1000 का 7% लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट क्या थी, सेम थी हमारी जो 1000 थी, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 ईयर्स के लिए करना है तो आप अलग अलग करोगे। अलग अलग करने का पर्पस क्या है, क्या 1 ईयर्स का पहले करोगे, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो उसका आंसर आएगा उस आंसर का फिर दोबारा 7% लोगे 1 ईयर्स का, और फिर आप कैलकुलेट करोगे अपना इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ताकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में जो आपका इंटरेस्ट रेट आया वो उसमें ऐड हो जाए। ऐड होगा तो 1070 बन जाएगा, 1070 का फिर आप 7% लोगे 1 ईयर्स के लिए, तो फिर आपके पास 1140। अब नोट करिएगा आप कि वहाँ पे 1140 आंसर आया था, यहाँ पे कितनी फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, क्या अमाउंट ग्रेटर देन आती है 1140 से या लेस देन आती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रेटर क्वार्टर में देन आएगी, जी जी ग्रेटर आएगी। ग्रेटर आएगी, आएगी तो ग्रेटर ही, लेकिन आप थोड़ा सा अभी ना इसको समझते रहो साथ साथ, और जिसको जो समझ नहीं आएगी मैं स्पेशली सिद्रा आपको कह रही हूँ बार बार, आप यहीं पे मुझे पॉइंट क्लियर करोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, लास्ट सेशन हम नहीं रखेंगे क्वेश्चंस का, क्योंकि ये आपका चैप्टर ही इसी तरह का है, न्यूमेरिकल है, क्लास में होता तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, तो मेरी कोशिश ये है आपको समझ आना चाहिए, बाकी आप समझ आएगी तो आप न्यूमेरिकल करने के काबिल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एग्जाम्पल्स पे आए, यहाँ पे देखिए आप उसी उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल की बात हो रही है, ठीक है। क्या फार्मूला था, 1000 था, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग का एक फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का जैसे फार्मूला था, कंपाउंड का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई स्टैंड फॉर मैम जी जी मैम मैं पूछ रही थी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। नहीं नहीं बच्चे, ये मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे शो हो रहा है अभी, जो प्रिंसिपल अमाउंट पी नॉट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n, यहाँ पे एक शो हो रहा है आपको। जी मैम अब हुआ है। हाँ, ये वाला फार्मूला, उसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही आप उसी का फार्मूला लगा के 1 ईयर की निकालें, 1 ईयर की निकाल के आपके पास 1070 आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 1070 आ जाएगी, फिर दोबारा आप दूसरे का निकाल लें पीरियड का, ठीक है, 7% को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर दोबारा आप निकाल लें, तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आप देखिएगा आपकी अमाउंट सेम आएगी, अमाउंट सेम आएगी,
दो तरीकाकार हैं इसके, एक तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सेकंड आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने 1 ईयर का निकाल लिया, फार्मूला क्या है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 1 प्लस 7%। 7% को जब परसेंट को परसेंट कन्वर्ट किया आपने परसेंटेज से, तो आपके पास आ गया 0.07 आ गया। तो 1 में जब आपने ऐड किया 0.07 तो 1.07। अब ये जो ऊपर 1 है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर, इसके जगह हम लोग फार्मूले में लिखते हैं एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पीरियड है, तो हमने अलग अलग पीरियड्स में करना है। आप यहाँ पे 2 लिख के भी करेंगे तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी आपके पास, लेकिन आप 1 बाय 1 करके देखें तो क्या आंसर आते हैं। आपने पीरियड 1 करा, फर्स्ट पीरियड रख के देखा तो आपके पास आंसर आया 1070। ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से होगा। कंपाउंडिंग में क्या होगा, यू अर्न $70 इंटरेस्ट ऑन योर 1000 डिपॉजिट्स ओवर द फर्स्ट ईयर। दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट यू वुड अर्न अंडर द सिंपल इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपने की थी, नो चेंज। अब जरा हम लोग दोनों में डिफरेंस पे आए, तो यहाँ पे आप लोग देखें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास ये अमाउंट थी। अब मैंने कहा था यहाँ पे 1000 नजर आ रहा है आपको, सिंपल में 1000 ही रहता है, चेंज नहीं होता। कंपाउंडिंग में क्या हुआ, इस 7% को इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनी आप उसको आप लेंगे, 1000 की जगह आप लेंगे 1070, और फिर आप 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 7% और पीरियड फिर 1 लेंगे, ठीक है। आप 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 पीरियड से एक आप यहाँ पे ले चुके हैं, एक आप यहाँ पे लेंगे, अलग अलग ले रहे हैं हर पीरियड का। फिर आपने ऐड किया तो आपके पास अमाउंट आई 1144.95। अब एक चीज ऑब्जर्व करें आप, पीछे जो आंसर आया था सिंपल इंटरेस्ट में वो आंसर आया था 1140। तो यहाँ पे 4.90 यानी $5 जो है आपको एक्स्ट्रा मिले हैं कंपाउंडिंग में। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट आपको? जी, पूछे मुझसे किसी को कोई इशू है यहाँ तक तो? जी मैम, नो हो नो गया मैम। क्लियर। क्लियर हो गया, चलिए शुक्र है बच्चों, मुझे तो लग रहा था मुश्किल हो जाएगा आपको इस तरह से समझाना। अब आ जाते हैं हमारा अगला कंसेप्ट, वो है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की जब हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दी थी, चले मैं आपको दोबारा देती हूँ, प्रैक्टिकली पहले करके फिर ही जाते हैं उसकी तरफ। वैल्यूएशन कंसेप्ट है क्या, इसमें है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स प्रेजेंट वैल्यू एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की, आज जो आप इन्वेस्ट करें, अब यहाँ पे देखेंगे एरो शो कर रहा है, ये थोड़ी आप इस डाउनवर्ड ट्रेंड में थोड़ा देखें, जो ये स्लाइड की फॉर्म में जा रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट की इतनी, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता 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 फ्लो बढ़ता 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 इन फ्यूचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये फ्यूचर की इन फ्यूचर आपको वैल्यू मिली। अब ये सम टाइम ये जो प्रेजेंट वैल्यू, ये जो पिक्चर शो कर रही है कि यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर है, जब आपकी फ्यूचर वैल्यू रिटर्न हुई है वो क्या हुई है, लेसर हुई है, ठीक है। तो हमने अब जो आगे जो गेम खेलनी है वो सारी प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान में खेलनी है, कि आज हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा। अगर आज हमने 1000, हमसे कहा जाता है कि आज 1000 ले लो तो क्या होगा, अगर इन फ्यूचर हमने 1000 मिलता तो फिर उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इन फ्यूचर जैसे जैसे किसी हम देखा जाए तो 1000 एक नोट आज है, तो 10 महीने के बाद वो 1000 का नोट 1000 का ही होगा, सेम होगा, बट उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। रुपी जो है, पाकिस्तानी रुपी जो है, ये कोई भी करेंसी डॉलर के अलावा, उसकी जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे डॉलर की प्राइसेस अप होती जाती है ना, ठीक है, जो हमारी रुपी की प्राइस है वो क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। तो आप ये मत कहो कि आपने 1000 दिया था, आपको 1000 रिटर्न हो गया, तो आपको तो लॉस हुआ एक किस्म का। आपने तो एक नोट दिया था 1000 का, आपको 4 माह के बाद एक ही नोट मिल गया 1000 का, तो आप कहेंगे आपका जो आपने लोन दिया था या लिया था वो क्लियर हो गया। नहीं, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है उसको तो आपने रिमूव कर दिया। अब जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें आपको देते हैं वो पर्पस क्या होता है, बेसिकली अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए वो जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें आपको देते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो जो वैल्यू होती है ना मनी की जो डिक्रीज हुई होती है उसको सिक्योर कर रहे होते हैं, अपने रिस्क को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1000 दिया था, 1000 रिटर्न, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब भी जब भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे या इन फ्यूचर कोई बिजनेस करेंगे तो आपने आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने उसमें बिजनेस में, ठीक है, या अपनी जॉब में करेंगे, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे होंगे। अब फ्यूचर वैल्यू की बात करें हम लोग, अब द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ पेमेंट इवेल्युएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट,
ठीक है। कहते हैं फ्यूचर में अगर प्रेजेंट वैल्यू एक मनी है, एक आपने 1000 इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी और कितने % इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या कि जैसे आपने पीछे एग्जांपल्स अभी किए हैं, 1000 इन्वेस्ट किया 7% इंटरेस्ट रेट पे 2 इयर्स के लिए, तो आपको अमाउंट मिली 1000, सिंपल इंटरेस्ट में 1140 फ्यूचर वैल्यू हो गई आपकी, और कंपाउंडिंग में मिली 1144.90, ठीक है। तो वो बेसिकली दोनों दोनों सिनेरियो में वो दोनों क्या थी, फ्यूचर वैल्यू थी। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। तो अगर इस डेफिनेशन को आप देखें तो आपको इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1000 पे, तो ये डेफिनेशन बनती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको दोनों के एग्जांपल्स को बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप दोनों को यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं। ये एक आपके पास एग्जांपल है फ्यूचर वैल्यू की। आपने 1000 इन्वेस्ट किया 3 इयर्स के लिए, ठीक है। और सेविंग जो है आपको 10% रेट पे इंटरेस्ट जो है ना आपको पे करना पड़ता है एवरी ईयर। इफ़ यू लेट योर इंटरेस्ट इनकम री इन्वेस्टेड, योर इन्वेस्टमेंट विल बी ग्रो एज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आपने जब अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो इस तरीके से करेंगे आप भी। अच्छा, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग आपकी अमाउंट थी 1000 की, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द ईयर, पहले ईयर में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 10%, आपने इसका 10% लिया 100 हो गया, आपने 1000 में इसको ऐड किया 1100 हो गया। अब ये जो 1100 आपके पास है, इस 1100 में फिर आपने 10% लिया 110 आ गया, 1100 में 110 ऐड किया 1210 आ गया, अब 1210 का फिर 10% लिया 121 आ गया, 1210 में 121 ऐड किया 1331 आ गया। तो ये तो अब देखें तो ये जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ा था, तो इसमें से किस में ये लाई करेगा, ये सिंपल इंटरेस्टिंग हो रही है या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रहा है? कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग हो रही है मैम। कंपाउंडिंग हो रही है। अगर तो ये सिंपल, ये जो ऐड करने के बाद भी इनको हम सेपरेट कर लेते, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हम जो 10% लेते रहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता, ये सिंपल इंटरेस्ट होता। तो बेसिकली ये जो दो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनको हमने फर्दर यूज करते रहना है, और उसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है कि प्रेजेंट में हमें वैल्यू क्या मिलेगी। इनका अपने भी एज इट इज एग्जैक्ट एक फार्मूलाज होते हैं, बट आप फार्मूलाज भी देखेंगे कि वो जो फार्मूलाज है ना वो भी इंटरलिंक हैं आपके इंटरेस्ट रेट के साथ, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कंपाउंडिंग है। अब बात आ जाती है जनरल फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या है, देखें तो ये कौन से वाला फार्मूला है, सेम फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, आइडिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू बराबर है ये पी डिपॉजिट टू डे, वही प्राइस जो आपने आज इन्वेस्ट की, और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर एन आ गई। एन का मतलब यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पीरियड है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक और तरीकाकार होता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, आपको बता दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आपके पास 5000 रुपीज़ है, ठीक है, और आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने सालों में आपको, कितने साल साल ईयर पूछ रहे हैं, कितने सालों में आप 5000 का डबल रिसीव कर लेंगे। डबल का मतलब है 10,000, 5000 का डबल 10,000 होगा ना, तो कितने सालों में आप 10,000 रिसीव कर लेंगे। तो जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए, टाइम आपने खुद ड्राइव करना हो, तो आप क्या करते हैं, आप एक रूल फॉलो करते हैं, रूल ऑफ 72। ये रूल ऑफ 72 क्या कहता है, इसमें आपको इनिशियल अमाउंट बताई होगी, ठीक है, आपको रेट भी बताया होगा, लेकिन टाइम मेंशन नहीं होगा, ठीक है। आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे काफ़ी ऐसे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 72 को डिवाइड करेंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12% है, ठीक है, 72 को 12% पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ईयर, टाइम ऑफ ईयर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर मूव करते हैं कि रूल ऑफ 72 हमें क्या कहता है और किस तरह से इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। Rule of 72 quick. How long does it take to double 5000 at a compound rate of 12% per annum? अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपसे कहा 72 को आप डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपके पास था इस एग्जांपल में 12%, आपने डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आ गया 6%। तो एक्चुअल अमाउंट इज 6.12 ईयर, ठीक है। बट आप अप्रोक्सीमेटली आप नियरेस्ट आ गए कि आपका जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा 6 सालों में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने किसी को लोन देते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे करना है, ठीक है, तो आपको कितने सालों में आप मुझे ये रिटर्न करेंगे या पे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 72 रूल लगाएं,
ठीक है। और इस तरह से टर्म 2 को अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करें और देखें ये आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना ये इतने साल के लिए चलेंगी, आपने इतने साल इसको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेम प्रेजेंट वैल्यू की। जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू की बात की, हम आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, विच वन वुड यू प्रेफर अज्यूमिंग दैट द रेट इज 8%, ठीक है। अब आपके पास 8% रेट है और आपसे कहा जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो आपके आपके पास ऑप्शन है कि 1000 आप या तो आज ले लें, ठीक है, या आप 2000 10 ईयर्स बाद ले लें। तो देखा जाए तो आज अगर कहा जाता है 1000 ले लें और 10 सालों के बाद, मैंने कहा जब भी आपसे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि आप जो है आज इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें, पेमेंट आपको मैं फ्यूचर में दूंगा, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू, जो रुपये की वैल्यू है वो आस्ते आस्ते क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो आप ऑब्वियसली आप इसी चीज़ को आंखें बंद करके बेशक आप कह दें कि we will be prefer the two-day value of the money you have to pay। उसके बाद है to answer these questions we have to express $2000 in 2-day money। तो हम इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हमें बता देगी, हम वैल्यू कैलकुलेट करके भी हम देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें पता चलेगा, यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी बन रही थी हमने जब कैलकुलेट किया तो $926, जबकि वो हमें कितनी दे रहे थे, 1000, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू 2000 है, रेट दिया, इस रेट के ऊपर आपने देखा तो फ्यूचर में हमें जो वैल्यू मिलनी है ना, मतलब जो इसकी वैल्यू है फ्यूचर में, अगर हम 2000 फ्यूचर में 10 सालों के बाद लेते हैं तो 10 सालों के बाद उसकी उस 1000 की जो वैल्यू है, ये 2000 की जो वैल्यू है वो कितनी है, $926। 2000 की इन फ्यूचर वैल्यू 10 सालों के बाद 926 है। जबकि अगर मैं 1000 आज लेना चाहूँ, आज का मतलब है बैक टू 10 ईयर्स बैक चले जाएं आप, तो आज 1000 है तो 10 सालों के बाद 926, तो कौन सी प्रेफर करेंगे आप, ऑब्वियसली 1000 प्रेफर करेंगे। तो ये कुछ आपने सिनेरियोस को देखते जाना है, उसकी बेस पे आपने डिसीजंस लेने हैं अपने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनविटी की। अच्छा मुझे यहाँ तक बताएं, क्लियर है आपको, पूछें आप क्वेश्चन, ये हम टॉपिक, मुझे लगता है टाइम थोड़ा है, आप डिस्कस कर लो, मैंने न्यूमेरिकल्स भी देने हैं आपको। तो जी, प्रेजेंट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, एनी इशू? जी बच्चों, सो गए हैं सब? नो मैम, कोई इशू या नहीं तो है। सबको समझ आई है या तो सबको समझ नहीं आई। नो मैम। मैम जब आप न्यूमेरिकल्स देंगी फिर हम करेंगे, फिर ही सही तरह पता चलेगा ना कि किस तरह से वो करना है सारा। वो तो बच्चे मैं दूंगी ना, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल मैंने आपको बुक के देने हैं ना, तो सबसे बड़ा जो इशू आपको आना है ना, मुझे आइडिया है वो यही आना है कि मैम इसमें ये चीज़ बताई हुई है तो ये चीज़ हमें तो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आ रही, स्टेटमेंट पढ़ने में ही इशू होना है आपको सिर्फ ना, बाकियों में नहीं, किसी चीज़ में नहीं होना। आप असाइनमेंट करेंगे मैम आप इजी दीजिएगा ना न्यूमेरिकल्स। बच्चे, मैं आपकी बुक में से दूंगी ना, पेपर आपका बुक में से आना है ना। कल इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ाना पड़े तो बच्चों को करवाने के काबिल तो हो आप, आपको आता तो हो। खाली आपने पढ़ना थोड़ी है, आप स्टूडेंट थोड़ी है ना पूरी लाइफ आपने। अब इस प्रोस्पेक्टिव से करो कि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछे तो आपको आता हो सारा कुछ। मैंने कोशिश की है आपको किसी आसान अल्फाज में, ताकि ये ओके कंसेप्ट मैम। कर सकूं, ताकि आप जब न्यूमेरिकल करो कोई इशू नहीं, आप न्यूमेरिकल करो, किसी को मसला आ रहा है न्यूमेरिकल में, आप स्नैपशॉट लो बुक से, ग्रुप में सेंड करो और साथ अपना ऑडियो फॉरवर्ड कर दो कि मैम इस क्वेश्चंस में यहाँ पे इसको क्या ट्रीट करेंगे हम। तो कोई भी बच्चा ग्रुप पे पूछेगा मैं उसको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो इस तरह से आप जो है, ओके मैम। इसके अलावा किसी का कोई ओके फाइन क्वेश्चन मैम। है तो मुझसे पूछ लें। जी बच्चों, क्लियर है? सिद्रा आपको क्लियर है? यस मैम। अनीका आपको? अलीशा इज अगेन एब्सेंट। अलीशा एब्सेंट है ना आज भी? हाशिम बच्चे आप अटेंडेंस ले लो। सबीन श्रेय बच्चे आपको क्लियर है? श्वेब क्लियर है बच्चे आपको? हो गया वो। बस का क्या मतलब? बच्चे क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो पूछे क्वेश्चन मुझसे, मैं इसलिए वन बाय वन नाम लेके पूछ रही हूँ। अगर तो आप मुझसे नहीं पूछोगे ना, तो ये जो 10 मिनट आपको क्वेश्चनिंग के मिले फिर मैं ये भी पढ़ा दिया करूंगी आपको।
तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो फिर आप पे बर्डन मैम ज्यादा स्वेब होगा। का मैसेज आया है चैट में। जी जी, क्या मैसेज आया? मैम स्वेब कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ओके मैम। वैसे चैट बॉक्स उसने में इतना कुछ नहीं कहा, बस कहा है ओके। अच्छा, तुम लोग बैठ के वैसे चैट करते रहते हो यहाँ पे। चलो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। आप फिर बुक से मैं आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगी। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, किसी को कोई इशू हो ग्रुप में, आप स्नैपशॉट लें उसका प्रॉब्लम का, उसको भेजें और साथ अपना एक ऑडियो फॉरवर्ड कर दें, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर उसका रिप्लाई जो है ना वो दे दिया करूँगी, ठीक है। और ये आपकी जो डेडलाइन इस असाइनमेंट की होगी वो मंडे तक होगी। और गर्ल्स को मैं अगेन एक चांस दे रही हूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट जिसने नहीं भेजी वो वर्ड की फॉर्म में इस फाइल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं, बट उनके मार्क्स हाफ हाफ में से उनको मिलेंगे। जिन बच्चों की आ गई उनको फुल अकॉर्डिंग, अगर 10 मार्क्स है तो 10 में से उनको मिलेंगे। बट अगर जिनके टोटली जीरो ना होने से बेहतर है कि आपके पास अब मार्जिन है 5 मार्क्स का, अब आपको मिलेंगे 5 में से। तो गर्ल्स जिन्होंने असाइनमेंट सेंड नहीं की थी, मैं अगेन उनसे कह रही हूँ, इसी फाइल फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट के साथ फर्स्ट असाइनमेंट आप बनाएं पहले ऊपर 2-3 पेजेस उस असाइनमेंट के, उसके बाद उसी फोल्डर में आप लिखें असाइनमेंट नंबर 2, फिर नीचे उसके नेक्स्ट वो स्टार्ट कर दें और मुझे भेज दें। बजाय इसके कि आपके 0 मार्क्स काउंट हो, 5 में से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अपने मार्क्स को सिक्योर करें। और आपकी डेडलाइन जो है इस असाइनमेंट की वो है मंडे। एक आज मंडे है, एक नेक्स्ट मंडे जो आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। मैम बॉयज के लिए नहीं है? जी मैम। बच्चे बॉयज के लिए भी है, जिनकी मिसिंग है उनके लिए भी है, लेकिन उनको मार्क्स अब फुल में से नहीं मिलेंगे, 10 में से नहीं मिलेंगे, 5 में से मिलेंगे, जी ठीक मैम। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी है ना अभी आपने, थोड़ा सा अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए टाइम कितना मैटर। मार्क्स की वैल्यू गिर गई। हाँ, कितना टाइम, एक वीक आप पीछे रह गए हैं। चलो बच्चों, आप लोग फिर अब रेस्ट करो, पढ़ो शाबाश इसको। कोई इशू हो तो मुझसे ग्रुप में डिस्कस करो। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।